हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और लीगल अपडेट की सीरीज़ में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक की सारी लीगल अपडेट्स को। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि जुडिशरी, क्लैट या फिर एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की सारी लीगल अपडेट्स को। जो फर्स्ट अपडेट है यहाँ पे वो 2 अप्रैल की है। यहाँ पे जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस JB प्रदीवाला की बेंच ने बालू सुदाम खालदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में ये हेल्ड किया दैट द सजेशन made by the defense counsel to a witness in the cross examination if found to be incriminating would definitely bind the accused। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का यहाँ पे ये कहना है कि कोई भी अगर ऐसा सजेशन डिफेंस काउंसिल विटनेस को देता है ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन और वो जो सजेशन है वो इस तरीके का है कि वो एक्यूज को जो है दोषी करार करता है, तो वहाँ पर वो सजेशन बाइंड होगा एक्यूज के ऊपर। यहाँ पे एक्यूज ये डिफेंस नहीं दे सकता कि उसने अपने काउंसिल को किसी भी तरीके की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं दी थी उस तरीके का सजेशन देने की जो इस नेचर का है कि उसको एडमिशन की तरह यूज़ किया जाए उसके अगेंस्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 एक्यूज थे जिनको मर्डर के लिए ट्रायल किया गया था उनको कहा कि आप जो है अपने आप को सरेंडर करें ट्रायल कोर्ट के पास और अपनी जो सज़ा को कंप्लीट करें। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है 5 अप्रैल 2023 की। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये हेल्ड किया दैट प्रेस हैज़ अ ड्यूटी टू स्पीक ट्रूथ टू पावर क्रिटिकली व्यूज ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी कैन नॉट बी टर्म्ड एज ए एंटी एस्टैब्लिशमेंट। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ पे कहा कि जो क्रिटिकली व्यू होता है मीडिया का वो किसी भी तरीके से ये नहीं कंसिडर किया जा सकता कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। मतलब कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर मीडिया कोई क्रिटिकल व्यू रखता है अपना, तो यहाँ पे जो है उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक तरीके से एंटी एस्टैब्लिशमेंट मतलब है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रही है। और जैसे कि हालांकि हम मीडिया को जो है एक तरह से 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं, तो उनको बहुत सारे राइट दिए गए हैं जो कि राइट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मीडिया का राइट है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मीडिया जो है एक इंडिपेंडेंट रोल अदा करती है जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक वे में स्टेट को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है 8 अप्रैल की। यहाँ पे जस्टिस MR शाह और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पावेली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में ये हेल्ड किया दैट इरोनस ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर काउजिंग प्रिजुडाइज टू द रेवेन्यू इज रिविजिबल बाय CIT। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का ये कहना है कि अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को ये लगता है कि कोई ऐसा ऑर्डर जो कि असेसिंग ऑफिस ने दिया है वो प्रीजुडाइज टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है तो वो उसको रिवाइज कर सकता है। उसके पास ये पावर है रिवीजन की अंडर सेक्शन 263 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है 10 अप्रैल की। यहाँ पे जस्टिस MR शाह और जस्टिस CT रवि कुमार के बेंच ने CBI वर्सेस विकास मिश्रा के केस में ये हेल्ड किया कि दैट देयर कैन नॉट बी ए पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट। इस केस के फैक्ट को यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इस केस में CBI ने एक एक्यूज को अरेस्ट किया और उसकी 7 दिन की रिमांड पर उसको लेकर गए। जब 7 दिन की रिमांड में जो 2.5 दिन था, पहले के 2.5 दिन के बाद वो बीमार पड़ गया और उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। अब जब वो हॉस्पिटल में था तभी उसको इंटरिम बेल मिल गई और हॉस्पिटल से डायरेक्ट वो इंटरिम बेल पे चला गया। बाद में दोबारा जब उससे पूछताछ के लिए उसको बुलाया गया तो उसने वहाँ पे कोऑपरेट नहीं किया। CBI ने जो है उसकी बेल को कैंसिल कराया और उनको अरेस्ट किया। दोबारा से CBI ने फिर से उनकी 7 दिन की रिमांड मांगी तो कोर्ट ने यहाँ पे उनको 7 दिन की तो नहीं 4 दिन की रिमांड दी और ये कहा कि चूंकि जो एक्यूज का काम था कि कोऑपरेट करना CBI के साथ, तो उसने वहाँ पे कोऑपरेट नहीं किया, तो इस वजह से जो है इंटरोगेशन सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया और इस वजह से जो है हम उनको 4 दिन की एक्स्ट्रा रिमांड देते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पुलिस की कस्टडी है वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। इसके बाद अगर कोई भी दिया जाएगा तो आपको पता होगा कि जो सेक्शन 167 है ऑफ CRPC वो बात करता है कि अगर 15 दिन से ज़्यादा कस्टडी दी जाएगी तो वो फिर जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी। जो नेक्स्ट अपडेट है वो अगेन 10 अप्रैल की है। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB प्रदीवाला और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने अजय शंकर श्रीवास्तव वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केस में ये हेल्ड किया दैट इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ऑल जेन्युइन लॉयर्स टू गेट देयर डिग्री वेरीफाइड और फॉर दिस पर्पज सुप्रीम कोर्ट फ्रेम एक्सपर्ट कमेटी। लीगल प्रोफेशन में एक सिग्निफिकेंट डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर और एक कमेटी फॉर्म की है जो कि हाई पावर्ड कमेटी है
जो कि ओवरसी करेगी पूरे प्रोसेस को, जो कि डिग्री वेरिफिकेशन होता है एडवोकेट का। सो एडवोकेट के जो डिग्री होती हैं उनको वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारी हर्डल होती हैं, रोड ब्लॉक्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उनको। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को कहा है कि वो अपना काम स्टार्ट कर दे जब भी उनको कन्वीनियंट लगे और अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, अपनी स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करें 31 अगस्त से पहले पहले। सो अब जान लेते हैं ये जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है इसमें कौन कौन से लोग मेंबर होंगे। तो इसमें चेयरमैन के तौर पे यहाँ पे होंगे जस्टिस दीपक गुप्ता, जो कि फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। उनके बाद है जस्टिस अरुण टंडन, जो कि फॉर्मर जज हैं हाई कोर्ट जुडिकेचर एट इलाहाबाद के। उसके बाद है जस्टिस राजेंद्र मेनन, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं दिल्ली के। उनके बाद दो सीनियर एडवोकेट हैं, मिस्टर राकेश द्विवेदी और मिस्टर मनिंदर सिंह। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बार काउंसिल को भी ये लिबर्टी दी है कि वो 3 लोगों को नॉमिनेट कर सके एज ए मेंबर फॉर द कमेटी। जो नेक्स्ट अपडेट है वो 11 अप्रैल की है। यहाँ पर जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन की बेंच ने प्रमोद इंगला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये हेल्ड किया दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज अ कॉलोनियल लीगेसी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए अपना ये ऑब्जर्वेशन दिया कि जो भी लॉ है सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंटिव डिटेंशन का, वो एक तरह से कॉलोनियल लीगेसी है। मतलब कि जो हम ब्रिटिश टाइम से ये लॉ बना हुआ है और इसको हम फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं, और ये जो लॉ है बहुत ज़्यादा एब्यूज़ होता है इसका और बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी ये लॉ है वो एक तरह से एक आर्बिट्री पावर देता है स्टेट को, और यहाँ पे जब भी इस लॉ का स्टेट एक्सरसाइज करेगी वो यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकली एग्जामिन करेगी पहले केस को, और ये देखेगी कि क्या वो केस जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है या नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही रिजिड होना चाहिए। किसी भी तरीके का डिले जो होता है अगर इसके प्रोसीजर में, तो वहाँ उसका बेनिफिट जो है डिटेन्यू को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कहा कि अगर किसी भी तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन के सर्कमस्टांसेस आते हैं, मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का पावर यूज़ की जाती है स्टेट की तरफ से, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये ड्यूटी है कि वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिए गए हैं उस डिटेन्यू के फेवर में, जैसे कि इंडिविजुअल और सिविल लिबर्टी का राइट है, उसको प्रोटेक्ट करे, उसको देखे, उनको ध्यान में रखे। जो नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी प्रदिवाला और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में डायरेक्शन दिया यूनियन गवर्नमेंट को टू फ्रेम नेशनल पॉलिसी ऑन फ्री सैनिटरी नैपकिन एंड सेफ डिस्पोजल मैकेनिज्म इन स्कूल। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दिया है कि वो एक तरह से फ्रेम करे नेशनल पॉलिसी जो कि बात करेगी मेंस्ट्रुअल हाइजीन की उन लड़कियों के लिए जो स्कूल जाती हैं पूरे कंट्री में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पॉलिसी बनाई जाएगी वो पॉलिसी ये इंश्योर करेगी कि आप जो है एक लो कॉस्ट में सैनिटरी नैपकिन उन लड़कियों को प्रोवाइड करेंगे और उनके लिए उसका सेफ्टी डिस्पोजल मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का वो तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन फाइल की गई थी जो कि ये डायरेक्शन मांगती थी कि एक डायरेक्शन दिया जाए यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरीज को कि वो इंश्योर करें कि जो एक प्रोविज़न है इस तरीके का वो उन बच्चियों को प्रोवाइड किया जाए जो कि 6 से 12 क्लास तक पढ़ती हैं, और उनके लिए सेपरेट टॉयलेट बनाया जाए गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में और रेजिडेंशियल स्कूल में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है 12 अप्रैल की। यहाँ पर जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नगरत्ना की बेंच ने सर्फ एक्सपोर्ट्स वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जयपुर 3 के केस में ये हेल्ड किया दैट एसएससी नॉट एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर ऑन प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम डीईपीबी एंड ड्यूटी टूवर्ड्स स्कीम। सो यहाँ पे दो तरह की स्कीम है। पहली स्कीम का नाम है ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम और दूसरी स्कीम का नाम है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना है कि इन दोनों स्कीम के अंदर अगर जो एसएससी है, एसएससी मतलब जो कि टैक्स पे करता है उसको कहा जाता है, वो अगर इस स्कीम के अंदर कोई भी इनकम रिसीव करता है, कोई भी प्रॉफिट रिसीव करता है, तो वो जो प्रॉफिट है, वो जो इनकम है, वो डिडक्शन के अंदर नहीं आएगी अंडर सेक्शन 18(IB)। अब डिडक्शन क्या होता है? तो डिडक्शन जो भी आपकी इनकम होती है उनमें से बहुत सारे अमाउंट जो है उनको डिडक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद जो अमाउंट बचता है उस पर जो है आपका टैक्स लगता है। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस स्कीम से आपका कोई अमाउंट है तो वो डिडक्शन के अंदर नहीं आएगा और उसके ऊपर जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 28(3)D एंड 28(3)E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है 12 अप्रैल की। यहाँ पे जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच ने कमिश्नर ऑफ कस्टम्स सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स वर्सेस एमएस सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के केस में ये हेल्ड किया दैट सेम एक्टिविटी कैन बी टैक्स्ड एज गुड्स एंड सर्विस। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ पे एक
सर्विस जो है वो इंपोर्ट की गई थी बाहर कंट्री से, जो थी इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एंड ड्राइंग। इसको कहा कि वो फॉल करती है अंडर द कैटेगरी ऑफ डिज़ाइन सर्विस, जो कि दिया गया है फाइनेंस एक्ट 1994 में, और उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच का ये कहना है कि जो इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन ड्राइंग है वो आप ये नहीं कह सकते कि वो सिस्टर कंपनी की तरफ से भेजी गई थी और वो कस्टम एक्ट में एज ए गुड्स यूज़ की जाती है, और बिल ऑफ एंट्री में भी उसको एज ए गुड्स यूज़ किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये कहा कि सेम एक्टिविटी को हम उसको गुड्स भी कंसीडर कर सकते हैं और उसको सर्विस भी कंसीडर कर सकते हैं, और उसके ऊपर टैक्स हम दोनों तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है अगेन वो 12 अप्रैल की है। यहाँ पे जस्टिस एमा शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने कमर गनी उस्मानी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में ये हेल्ड किया दैट accused will not entitled to default bail when first extension passed in absence of accused was not challenged and second extension was passed in his presence। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जहां पे एक डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एप्लीकेशन डाली गई थी उसमें ये कहा कि जब आपको फर्स्ट एक्सटेंशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दी गई थी आपकी कस्टडी के लिए, तब आपने उस फर्स्ट एक्सटेंशन को चैलेंज नहीं किया और उस टाइम आप एब्सेंस थे। हालांकि एब्सेंस में अगर कोई एक्सटेंशन दी जाती है तो उसको एक्यूज चैलेंज कर सकता है और वहाँ पे वो बेल ले सकता है, लेकिन एक्यूज ने इस एक्सटेंशन को चैलेंज नहीं किया जिसको उसकी एब्सेंस में दिया गया था, और जब सेकंड एक्सटेंशन उसकी प्रेजेंस में दिया तो उसके बाद ही जो है पुलिस ने यहाँ पे चार्जशीट या जो कह लें इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट जो है उसको सबमिट कर दिया। तो इस वजह से जो एक्यूज की डिफ़ॉल्ट बेल थी उसको कैंसिल कर दिया गया और कहा कि वो एंटाइटल नहीं है अगर उसने अपनी जो एब्सेंस में जो उसकी एक्सटेंशन दी गई थी उसको चैलेंज नहीं किया है, और जहाँ पे हालांकि सेकंड एक्सटेंशन के बाद जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने चार्जशीट सबमिट कर दी थी, तो इस वजह से वो भी डिफ़ॉल्ट बेल के लिए एंटाइटल नहीं है। अब डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है, इसका प्रोविज़न जो सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी है वहाँ पे दिया है। अगर आपकी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट अगर आप किसी कस्टडी में है वो सबमिट नहीं होती है 60 डेज़ के अंदर में, अगर आपने कोई ऐसा क्राइम किया है जो 10 साल से कम सज़ा है जिसमें, या फिर अगर आपने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसमें सज़ा जो है 10 साल से ज़्यादा है या डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसमें जो है आपकी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट जो है वो एजेंसी ने अगर 90 दिन के अंदर सबमिट नहीं किया है तो आपका बेल जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे 14 अप्रैल की है। यहाँ पे जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच ने आर हेमलता वर्सेस कस्तूरी के केस में ये हेल्ड किया दैट अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल इज एडमिसिबल एज एविडेंस इन ए सूट फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यहाँ पे दो प्रोविजन है, उनको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है सेक्शन 17(1)(a) ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि बात करता है उन डॉक्यूमेंट की जो कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र की बात करते हैं फॉर कंसिडरेशन, और ये कहता है कि उन डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर सेक्शन 49 का प्रोविज़ो है जो कि ये कहता है कि ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी था लेकिन वो जो है रजिस्टर नहीं हुए, तो उनको जो है एज ए एविडेंस यूज़ किया जाएगा उन केसेस में जो कि केसेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए फाइल हुए हैं या फिर पार्ट परफॉर्मेंस के लिए फाइल हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे प्रोविज़ो को अप्लाई करते हुए ये कहा कि हालांकि जो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल है वो उसको कंपलसरी रजिस्टर होना था, उसको रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन उसको एज ए एविडेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोविज़ो टू सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। जो नेक्स्ट अपडेट है वो है 15 अप्रैल 2023 की। यहाँ पर जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने मोहम्मद शारिक वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक के केस में ये हेल्ड किया दैट बैंक कैन नॉट फॉरफिट डिपॉजिट मेड आफ्टर ऑक्शन परचेज व्हेन बिडर वाज नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ चैलेंजेस पेंडिंग अगेंस्ट सेल। ये जो केस है यहाँ पे जो बिडर हैं जिसने जो है बोली लगाई थी उसने कुछ अमाउंट जो है वो सबमिट किया था, जो एक अमाउंट जो है एक एडवांस मनी जो है सबमिट की जाती है जब बोली लगती है तो उसके बाद। सुप्रीम कोर्ट ने उस अमाउंट को जो है रिफंड करवाया बैंक की तरफ से और ये कहा कि अगर कोई केस पेंडिंग है उस एक्शन के सेल के अगेंस्ट किसी भी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, तो वहाँ पर बैंक को वो चीज़ जो है उस एक्शन परचेजर को इन्फॉर्म करनी होगी, उस बिडर को इन्फॉर्म करनी होगी। अगर बिडर को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बैंक के ऊपर ये लायबिलिटी है कि वो उसका अमाउंट जो है उसको रिटर्न करे, वो उसका अमाउंट जो है वो फॉरफिट नहीं कर सकता अंडर रूल 9 सब क्लाउज 5 ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्समेंट रूल 2002। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।